साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खेल और बाल विकास ये टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत कि आखिर खेल क्या है, खेल बच्चों के लिए और बच्चों के जीवन के लिए, बचपन के लिए क्यों जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, खेल के विशेषता क्या है, खेल का महत्व क्या है एक बच्चे के जीवन में, खेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से उम्र के बच्चे किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं और एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते हम लोगों का क्या योगदान होना चाहिए ताकि बच्चे खेल के प्रति प्रेरित हों और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इन सब सारी बातों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग ग्रहण करेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्लास है, आज का जो पहला प्रश्न है उस पर हम लोग आते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि खेल निम्न में से क्या होता है, खेल को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे उसको देखना है। बचपन में अपने बचपन को याद हम लोगों को करना है कि खेलने में बहुत ही आनंद आता होगा और हमारे साथ जो लोग खेलते थे वो भी हमेशा याद आते हैं। कहां पर खेलते थे, किस प्रकार का खेल खेलते थे, खेलने से क्या आनंद आता था, आज भी हम लोग उसको याद कर लेते हैं और खेल के याद में भी आनंद की अनुभूति होती है। अमूमन अभिभावक सोचते हैं कि बच्चा अगर खेल रहा है यानी कि उसका समय बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान नहीं है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों का एक जिम्मेदारी है कि हम अभिभावकों को बताएं कि बच्चे का जो शिक्षा का रास्ता है वो खेल से होकर ही गुजरता है। बिना खेल के बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो खेल निम्न में से क्या होता है? आत्म केंद्रित, काल्पनिक, सृजनशील, आनंददायी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, खेल आत्म केंद्रित होता है, अपने आप पर केंद्रित होता है, काल्पनिक, कल्पना युक्त होता है, सृजनशील होता है, आनंददायी होता है, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के समग्र विकास, बच्चों के समग्र विकास और सीखने के लिए बच्चों को सभी प्रकार के निम्न में से क्या मौके मिलने चाहिए? अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा ग्रहण या खेल खेलने के? तो देखिए, खेल खेलने के सभी प्रकार के, अगर खेल खेलने का मौका एक बच्चे को अगर मिलता है तो बच्चे का समग्र विकास होता है, टोटली डेवलप करता है, कंप्लीटली, समग्रता से, समग्र रूप से। कहने का मतलब हुआ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, सभी अंगों का चहुमुखी विकास होता है, सभी दिशाओं में विकास होता है। बच्चे के अंदर हर प्रकार का गुण जो है वो समाविष्ट होता है, यानी कि समग्र विकास होता है और सीखने के लिए बच्चे को मौका मिलता है। सीखने का बच्चे खेल से, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चे खेल खेल में संवेगात्मक विकास होता है, सृजनात्मक विकास होता है, भाषा संबंधी विकास होता है, मूर्त रूप का ज्ञान होता है,
आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। खेल वह है, चलिए खेल की परिभाषा से जुड़ी हुई कथन है, अगर सत्य कथन है तो उसको हमको पहचान करना है। खेल वह है जो हम खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं। खाली समय में, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा खेलते रहेंगे तो उसका समग्र विकास हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा, वो सीखना शुरू कर देगा, ऐसी भी बात नहीं है। खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं। दूसरा है कि खेल ऐसी क्रिया है जो अपने आप में स्वतंत्र, उद्देश्यहीन, खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता है, और अगर उद्देश्य हो गया कि हमको जीतना है तो फिर वह खेल नहीं होता है। तो उद्देश्यहीन एवं आनंदपूर्ण होती है। ध्यान दूसरी ओर खींचती है। अपने आप पर हम लोग देखिए कि जब हम लोग खेलने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, जो भी तनाव है, जो भी हर्ष है, जो भी विषाद है, सबको भूल करके खेल का जो हर्ष है, खेल का जो आनंद है, उस आनंद में हम लोग मग्न हो जाते हैं, यानी आनंद मग्न हो जाते हैं। तो यहां पर दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनके अनुसार खेल बच्चों के मानसिक क्षमताओं के विकास का साधन है। ये किसने कहा कि खेल बच्चों के मानसिक क्षमताओं का विकास का साधन है? जीन पियाजे महोदय, एरिक्सन महोदय, अन्ना फ्राइड महोदय, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जीन पियाजे महोदय ने कहा कि खेल बच्चों के मानसिक क्षमताओं के विकास का साधन है। अगला प्रश्न है कि किनके अनुसार खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापन और अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति एवं पुनर्जीवन का एक मार्ग है। देखिए, बहुत सारगर्भित बात है कि खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापन और अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति एवं पुनर्जीवन का एक मार्ग है। और वो क्या है? एरिक्सन और अन्ना फ्राइड ने कहा, या फिर जीन पियाजे ने कहा, स्किनर ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा एरिक्सन और अन्ना फ्राइड महोदय ने इस बात को कहा कि खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापन और अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति एवं पुनर्जीवन का एक मार्ग है। आगे है कि वैसा कार्य जिसमें नियमों का संरचना हो, कैसा हो? नियमों का संरचना हो, जिसको आनंद प्राप्ति एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाए, उसे हम निम्न में से क्या कहते हैं? शिक्षा ग्रहण, खेल, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। तो वह कार्य खेल है जिसमें नियमों का संरचना होता है। हर खेल में एक नियम होता है और खिलाड़ी को, बच्चों को उस नियम का पालन करना पड़ता है, और उस नियम को पालन करने में, यानी खेल के दौरान क्या होता है? आनंद प्राप्ति होती है और शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे हम खेल कहते हैं। खेल में बच्चे अनुशासित होते हैं, खेल से बच्चे समाजीकरण उससे होता है, सहयोग की भावना उससे उत्पन्न होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न होती है, मानसिक रूप से कसरत होता है, शारीरिक रूप से व्यायाम करने का मौका मिलता है। चलिए, अगला है कि निम्न में से कौन खेल की विशेषता है?
आखिर खेल की विशेषता क्या है? खेल स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होता है। खेल को स्व प्रेरित होता है, किसी को खेलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वह स्व निर्देशित होता है। क्या सही है? इसकी विशेषता है। दूसरा है कि खेल में प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। प्रक्रिया उसका महत्वपूर्ण है और प्रक्रिया के दौरान बच्चों को या खिलाड़ियों को नियमों का पालन करना पड़ता है, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, मानसिक कसरत करना पड़ता है, शारीरिक व्यायाम करना पड़ता है। ये क्या सही है? खेल में मानसिक नियम होते हैं। देखिए आ गया कि खेल में मानसिक नियम होता है। खेल कल्पनाशीलता, सृजनात्मक और आनंदमयी होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, इसलिए कि खेल स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होता है। स्वतः वह निर्देश का भी पालन करना पड़ता है और वह स्वतः प्रेरित होता है, प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अगर खेल खेल में हम लोग पढ़ाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, तो बच्चा आनंद पूर्वक सीखने लगता है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर हम लोग पेन पेपर के साथ, श्याम पट्ट और चौक के साथ पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं, भारी मन से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम खेल खेल में सिखाते हैं, गतिविधि के माध्यम से उसको अगर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो वो आनंद पूर्वक खुश होकर के वह सीखने के लिए प्रेरित होता है और सीखता भी है। खेल में प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। परिणाम का वहां कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जीतने के लिए खेलते हैं, या बच्चा खेलता है, या बच्चा को हम लोग खिलवाते हैं, हारने के लिए खिलवाते हैं, तो वह फिर खेल खेल नहीं रह जाता है। खेल का महत्व हीन हो जाता है, खेल महत्व विहीन हो जाता है। खेल में मानसिक नियम होते हैं, खेल कल्पनाशीलता, सृजनात्मक और आनंदमयी होते हैं, इसलिए सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। एक तरह से यहां पर कि खेल की विशेषता क्या है, हम लोग यहां पर 4 पॉइंट के माध्यम से अनेकों विशेषताओं को देख रहे हैं। आगे है कि खेल के एक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? खेल निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है? खेलने के लिए बच्चे को कहना नहीं पड़ता है, इसलिए कि कौन सी प्रक्रिया? स्वाभाविक, आत्म प्रेरित, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खेल स्वाभाविक प्रक्रिया है, खेल आत्म प्रेरित प्रक्रिया है, इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल से बच्चों में निम्न में से कौन सा लाभ होता है? यानी खेल से फायदे क्या हैं? शुरू में ही मैंने कहा कि खेल का महत्व क्या है, खेल का विशेषता क्या है, खेल से लाभ क्या है, खेल कितने प्रकार के हैं, कौन से उम्र के बच्चे किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करता है, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके बीच प्रश्न लाया है। तो खेल से लाभ क्या है? तो बच्चे की मांसपेशियां विकसित एवं मजबूत होती है। क्या ये सही है? शरीर के सभी अंगों का व्यायाम भी हो जाता है, खेलने से खूब भूख लगती है और अच्छी नींद आती है। खेल बृहत पेशीय कौशलों के विकास में सहायक होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सभी आंसर होगा उपरोक्त सभी। बच्चों, ये खेल से होने वाले लाभ की चर्चा की गई है।
क्योंकि बच्चे की मांसपेशियां विकसित एवं मजबूत होती है खेलने से। शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। खेलने से खूब भूख लगती है, यानी कि भूख अगर लगेगी तो पाचन होगा, और जब पाचन होगा तो उसका ऑक्सीकरण भी होगा, और भोजन के ऑक्सीकरण होने से क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ऊर्जा मुक्त होगी तो जैविक क्रिया भी अच्छे तरीके से संपादन होगा। व्यायाम करने से शरीर में थकान आती है, और थकान आने से नींद आती है, और नींद आने से शरीर को आराम मिलता है, दिमाग को रेस्ट मिलता है, और रेस्ट करने से फ्रेशनेस आता है, ताजगी आता है। और जब बच्चे अपने आप को ताजा महसूस करेंगे, उस परिस्थिति में अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो मन से काम करता है और उसका सर्वांगीण विकास होता है, वो अच्छे तरीके से सीखता है। खेल बृहत पेशी कौशलों के विकास में सहायक होता है। खेल से बच्चे बॉल को पकड़ना, बैट चलाना, है ना, दौड़ना, उछलना, अपने आप को बैलेंस करना, ये सब सारा जो है कौशल का विकास होता है। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, हम लोग भी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, 1 to 8 के शिक्षक हैं, प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते समय बच्चे साइकिल चलाना, गेंद खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, रस्सी कूदना और खेल क्रियाओं के द्वारा निम्न में से कौन सा कौशल सीखते हैं? यानी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो ये सब काम करता है, खेल में जो सीखता है या खेलता है, इससे क्या सीखता है, क्या उसमें परिवर्तन आता है? चुस्ती एवं फुर्ती, संतुलन बनाना, निशाना लगाना, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। बच्चे जब साइकिल चलाना या गेंद खेलना या गिल्ली डंडा खेलना, रस्सी कूदना, ये सब जो खेल क्रियाएं करता है, इसके द्वारा बच्चों में चुस्ती और फुर्ती आता है। संतुलन बनाने के लिए वह सीख जाता है। साइकिल ही चलाता है तो बच्चे में संतुलन बनाने की क्षमता आती है। गेंद जब फेंकता है, गेंद को कैच करता है, तो उस स्थिति में भी शरीर को वो बैलेंस बना लेता है। निशाना लगाना, बॉल फेंक रहा है विकेट पर अगर, तो उस स्थिति में उसको या गिल्ली डंडा से ही उसको निशाना बनाना पड़ता है, गिल्ली से डंडा को टच कराना पड़ता है। तो ये सब बच्चे कौशल सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि खेल बच्चे की निम्न में से कौन सी योग्यताओं के विकास में योगदान करते हैं? बच्चे की भावाभिव्यक्ति करने में, यानी अपना भाव की अभिव्यक्ति करने में, अपनी बात स्पष्ट करने में, व्याख्या करने में, दूसरों की बातें समझने तथा प्रश्न करने में, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो बच्चे को भाव अभिव्यक्त करने का, अपनी भावना को अपने साथियों, सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर मिलता है, कोई भी बात का व्याख्या करने का मौका मिलता है, दूसरों की बातें समझने और उससे रिलेटेड प्रश्न करने का बच्चों को मौका मिलता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि निम्न में से किससे बच्चों में शब्द भंडार, क्या है, शब्द भंडार को बढ़ाने में
सहायता मिलती है। शब्द पहेली से, काव्य पहेली से, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, शब्द का जब पहेली आपस में बच्चे खेलते हैं तो उससे शब्दों का ज्ञान होता है। काव्य पहेली से भी जो है वो क्या होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसलिए दोनों ही आंसर क्या होगा, सही होगा, उपरोक्त दोनों। शब्द पहेली से और काव्य पहेली से, दोनों से ही क्या होता है, शब्द भंडार को बढ़ाने में मदद मिलती है। आगे है कि निम्न में से बच्चे में कौन सी योग्यता के विकास में खेल कूद सहायता करते हैं। देखिए, कितने प्रकार से बच्चों को विकास होता है, खेल से क्या फायदे हैं, खेल के क्या महत्व है, खेल से क्या लाभ है, खेल की क्या विशेषताएं हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो स्मृति विकास, याद रखने का, याददाश्त बढ़ाना कह सकते हैं, विश्लेषण कर सकने की योग्यता, क्या गलत क्या सही, क्या अच्छा क्या बुरा, तर्क शक्ति तथा विभिन्न विकल्पों पर सोच सकने की योग्यता में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। इसलिए जवाब होगा उपरोक्त सभी। यानी कि बच्चे जब खेल कूद में भाग लेते हैं, बच्चे जब खेलते हैं, खेलने का जब समय उसको मिलता है, तो इससे बच्चों में स्मृति विकास होता है, विश्लेषण कर सकने की योग्यता उसमें आती है, तर्क शक्ति, अच्छा बुरा का जो है ज्ञान आता है, विभिन्न विकल्पों पर सोच सकने की योग्यता होती है कि ये करें तो सही होगा या ये इसका चुनाव करें। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि पहेलियां हल करना, चाहे वो शब्द पहेली हो या काव्य पहेली हो, किताबें पढ़ना, सामूहिक खेल कूद जैसे क्रियाकलापों में बच्चे को एक निश्चित समय के लिए, क्रिया विशेष के लिए एकाग्रचित होना पड़ता है। क्या होता है, एकाग्रचित होना पड़ता है, जिससे बच्चे में क्या होता है, निम्न में से क्या सुधार होता है। अवधान, एकाग्रचित्तता, अवधान का मतलब होता है ध्यान, अंग्रेजी में इसको अटेंशन कहते हैं। एकाग्रचित्तता, तो दोनों में ही सुधार होता है, बच्चे एक ध्यान केंद्रित होता है, एकाग्रचित्त होता है। इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों। जब बच्चे पहेलियां हल करता है, किताब पढ़ता है, सामूहिक खेल कूद जैसे क्रियाकलापों में एक निश्चित समय के लिए, क्रिया विशेष के लिए वह एकाग्रचित्त होता है। देखिए यही तो है, एकाग्रचित्त रहना पड़ता है, तो उससे बच्चे में ध्यान में सुधार आता है, अटेंशन में सुधार आता है ना, और एकाग्रचित्त हो जाता है। आगे है कि खेल से बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं। खेल खेलने से बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं। सामाजिक और संवेगात्मक कौशलों का विकास, स्वास्थ्य स्पर्धा की भावना का विकास, नियमों का पालन करना सीखने का अवसर, अपनी वास्तविकताओं को समझना तथा गुण दोषों का एहसास, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसलिए कि खेल से बच्चे सामाजिक कौशल का विकास होता है, सामाजिकता उसमें आती है,
सहयोग की भावना आती है, एक साथ रहने का जो कौशल है वो विकास करता है, नियम का पालन करना पड़ता है। तो ये सब भावना, उसके अंतर्गत ये सब कौशल का विकास होता है, संवेगात्मक कौशल का विकास होता है, स्वास्थ्य स्पर्धा की भावना का विकास होता है कि कोई बच्चा अगर ज्यादा उछल कूद कर रहा है, वो हर बार किसी से वह आगे हो जाता है खेल में, तो उस स्थिति में स्वास्थ्य स्पर्धा होता है कि हम भी स्वस्थ हों, हम भी अच्छे से भोजन करें ताकि हम भी खेल में उससे जीत सकें। इस तरह की बातें उसमें आती है। नियमों का पालन करना सीखने का अवसर होता है। जब तक बच्चे खेलते हैं तो वह एक नियम के दायरे में होता है और तब तक वह नियम का पालन करता है, यानी उसमें नियम पालन करने की क्षमता का विकास होता है, अनुशासित होता है, अपनी वास्तविकताओं को समझता है कि हम जो खेल में गलती किए इसलिए हम आउट हो गए। गुण और दोषों का एहसास होता है, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि काल्पनिक अभिनय के माध्यम से बच्चा विभिन्न चरित्रों का अभिनय करता है, जिससे बच्चे की निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति में सुधार आता है? मौलिक, सामवेगिक, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अभिव्यक्ति में सुधार आता है। जैसे बच्चा काल्पनिक अभिनय करता है, एक बच्चा शिक्षक बन जाता है, दूसरा बच्चा छात्र बन जाता है, एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है, दूसरा बच्चा मरीज बन जाता है। तो जो बच्चा डॉक्टर बनता है वह डॉक्टर की तरह ही व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो इससे बच्चे में ये तो गुण आ गया कि डॉक्टर कैसे बैठता है, डॉक्टर कैसे इलाज करता है, डॉक्टर में क्या गुण होता है, डॉक्टर का क्या काम है। अगला जो बच्चा है वो पेशेंट किस तरह से होता है, पेशेंट किस तरह का व्यवहार करता है। अगर शिक्षक कोई बन गया तो वो कौन से शिक्षक उसके लिए आदर्श हैं, कौन सा शिक्षक का व्यवहार उसको अच्छा लगता है, उसी शिक्षक की तरह वो रोल करता है, कल्पना करता है और एक दूसरा विद्यार्थी बनता है। तो इस तरह से उसमें मौलिक गुण का, मौलिक अभिव्यक्ति में सुधार इससे होता है। आगे है खेलते समय बच्चा अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं को उलट पुलट कर देखता है, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें तोड़ने, मड़ोड़ने, बदलने, चलाने, फिराने की कोशिश करता है। इससे बच्चों में कौन सा गुण का विकास होता है? सृजनात्मकता, सामाजिकता, संवेगात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उससे सृजनात्मकता का गुण आता है। बच्चे सृजनात्मक होते हैं, सृजनकर्ता बनते हैं, निर्माणकर्ता बनते हैं। उसमें मैंने उदाहरण भी दिया था कि बच्चे फटे पुराने कपड़े से गुड़िया बनाता है, डोरमेट बना देता है, रद्दी कागज के टुकड़े से पुराने ग्लास में रद्दी कागज के टुकड़े से गुलदस्ता बना देता है। कब? जब बच्चा वस्तुओं को उलट पुलट कर देखता है, अपनी इच्छा अनुसार उसे तोड़ता है, मरोड़ता है, बदलता है, चलाने और फिराने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे को ये सब करने की आजादी देनी चाहिए ताकि बच्चे में सृजनात्मकता का गुण विकास कर सके, बच्चे सृजनात्मक बन सकें, बच्चे निर्माणकर्ता की भूमिका में आ जाएं, बच्चे सृजनकर्ता बने। आगे है कि खेल का महत्व निम्न में से
कौन सा है? शारीरिक तथा क्रियात्मक क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना विकसित करना, संज्ञानात्मक विकास, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता का विकास में सहायक होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि खेल से क्या होता है? शारीरिक और क्रियात्मक क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। खेल से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। खेल से सहयोग की भावना का विकास होता है। खेल से संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे खेल के माध्यम से जानते हैं बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, बड़ा, छोटा, सही, गलत, इन सब चीजों की जानकारी उसे होती है। कल्पनाशीलता, जो अभी हम लोग उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर और पेशेंट का, स्टूडेंट और टीचर का। सृजनात्मकता, इसका भी उदाहरण अभी दिए थे कि बच्चे फटे पुराने कपड़े से गुड़िया और डोरमेट बना लेता है। रद्दी कागज के टुकड़े और ग्लास से गुलदस्ता बना लेता है। यानी ये सब विकास करता है। चलिए, अब जो अगला प्रश्न है वह है कि शैशवा अवस्था के दौरान, शैशवा अवस्था याद होगा, जन्म से 2 वर्ष आयु का जो अवस्था होती है वह शैशवा अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्न में से कौन सा खेल खेलना पसंद करता है? व्यक्तिक खेल, सहयोगात्मक खेल, नियमबद्ध खेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा व्यक्तिक खेल। बच्चा जब 2 वर्ष की आयु का लगभग हो जाता है तो वह अकेले खेलना पसंद करता है। वो कोई खिलौना ले लिया या कुछ ले लिया, वो अकेले खेलने के लिए पसंद करता है। हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखते भी हैं अपने घर परिवार में भी। आगे है कि 2 से 3.5 वर्ष की आयु, कितना है? 2 से 3.5 वर्ष की आयु का बच्चा निम्न में से कौन सा खेल खेलना पसंद करता है? समानांतर खेल, साहचर्यात्मक खेल, नियमबद्ध खेल, इनमें से कोई नहीं। जब बच्चे की उम्र 2 से अधिक और 3.5 वर्ष तक होता है तो प्रैक्टिकली परिवार में भी देख सकते हैं कि वह 2 बच्चा या 3 बच्चे के साथ वह खेलता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो अपना खेल रहा है, ये अपना खेल रहा है ना? तो वैसे खेल को कहते हैं समानांतर खेल। पैरेलल वे में वह खेलता है, ना एक दूसरे का सहयोग करता है, ना एक दूसरे से बात करता है, ना कुछ लेता देता है। वह भी अपना खेल रहा है, यह भी अपना खेल रहा है, और इस तरह के खेल को समानांतर खेल कहते हैं। चलिए, आगे है कि 3.5 से 4 साल। आगे है कि 3.5 से 4 साल तक की जो आयु का बच्चा है वह निम्न में से कौन सा खेल खेलना पसंद करता है? साहचर्यात्मक खेल, समानांतर खेल, सहयोगात्मक खेल, इनमें से सभी। तो इस उम्र के बच्चे सहचर्यात्मक खेल खेलना पसंद करता है। यानी कि एक जगह बैठता है, एक ही खिलौना से भी खेलता है, कभी उससे छीन लेता है, कभी उसको देता है ना? और इस तरह से यहां पर थोड़ी थोड़ी वो बात भी आपस में करना शुरू करता है। यानी कि वह सहचर्यात्मक खेल खेलता है। चलिए, आगे है कि जब बच्चे 4 से
4.5 है ना, 4 से 4.5 वर्ष का हो जाता है, तब वह निम्न में से कौन खेल खेलना पसंद करता है? सहयोगात्मक खेल, सहचार्यात्मक खेल, व्यक्तिगत खेल, इनमें से कोई नहीं। तो जब बच्चा 4 से 4.5 साल का हो जाता है तब वह क्या करता है कि एक दूसरे का सहयोग करने लगता है। इसलिए सही जवाब होगा सहयोगात्मक खेल। अब है कि लगभग 7 वर्ष की आयु तक, कितना, 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? काल्पनिक खेल, नियमबद्ध खेल, सहयोगात्मक खेल, व्यक्तिगत खेल। तो 7 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उसको काल्पनिक खेल खेलने में बड़ा ही आनंद आता है और वह खेलता भी है। अब है कि 7 वर्ष की आयु के बाद आफ्टर 7 इयर्स खेलने का दौर शुरू होता है। कौन सा खेल? नियमबद्ध खेल, व्यक्तिगत खेल, सहयोगात्मक खेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर वह नियमबद्ध खेल खेलता है। सही जवाब होगा ए नंबर। अब यहां पर एक बात जानना है कि 7 वर्ष के बाद बच्चे नियमबद्ध खेल खेलते हैं, यानी नियमबद्ध खेल किसको कहते हैं उससे भी आगे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, उस पर भी प्रश्न है। यानी कि बच्चे नियम कानून का पालन करना शुरू कर देता है। इतना मानसिक विकास उसका हो जाता है कि वह नियम को समझना शुरू करता है और नियम को मानने भी लगता है, यानी कि नियमबद्ध खेल खेलता है। और लगभग इसी उम्र में बच्चे का दाखिला हमारे विद्यालय में होता है और बच्चे हमारे पास आते हैं। अब देखिए कि कुछ खेल के टाइप से रिलेटेड भी प्रश्न है कि जिस खेल में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निम्न में से वह कौन सा खेल कहलाता है? ओजस्वी खेल, शांत खेल, मुक्त खेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही जवाब होगा ओजस्वी खेल, क्योंकि जिस खेल में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ओजस्वी खेल कहते हैं। वैसे खेल जिसमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, बैठ करके शांतिपूर्वक आनंददायी तरीके से खेल खेला जाता है, उस खेल को क्या कहते हैं? शांत खेल, मुक्त खेल, संरक्षित खेल। तो उसको शांत खेल कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें अधिक शारीरिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब अधिक शारीरिक क्रिया नहीं होगा, शोरगुल भी नहीं होगा, उछल कूद नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि वह कौन सा खेल होगा? शांत खेल होगा। याद भी रख सकते हैं। वैसे खेल का उदाहरण जिसमें बच्चा क्या करता है? स्वयं मिट्टी के खिलौने बनाता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे क्या करता है? अपने आप मिट्टी का खिलौना बनाता है और उस खेल को क्या कहते हैं? क्योंकि वह अपने से बनाता है, स्वतंत्र होकर के बनाता है, इसलिए वैसे खेल को क्या कहेंगे? मुक्त खेल, संरक्षित खेल, बाहरी खेल, इनमें से कोई नहीं। तो वह स्वतंत्र होकर बनाता है, स्वयं बनाता है, चाहे वो जैसा बनावे, इसलिए उसको
कौन सा खेल कहते हैं? मुक्त खेल कहते हैं। खुले मैदान में, अब देखिए खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल निम्न में से कौन सा खेल कहलाता है? बाहरी खेल, भीतरी खेल, मुक्त खेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? खुले मैदान में जो खेलता है तो खुला मैदान यानी बाहर में खेलता है। घर से जो बाहर खेल खेलता है सारा बाहरी खेल हो गया। फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी घर से बाहर जाके खेलते हैं वो सब का सब क्या होगा? फील्ड में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, वो बाहरी खेल हो गया। अगर घर के अंदर जो खेलते हैं इंडोर गेम, वो भीतरी खेल हो गया। कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब जो घर के अंदर खेलते हैं वो भीतरी खेल होता है। वो आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम होगा। अब है कि 2 या 2 से अधिक बच्चों के साथ खेलने वाले खेल को निम्न में से क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, वो क्या होगा? सामूहिक खेल, सहयोगात्मक खेल, सहचार्यात्मक खेल या उपरोक्त सभी। तो ये सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 2 या 2 से अधिक बच्चों के साथ जो खेलने वाले खेल है उसको सामूहिक खेल भी कहते हैं, सहयोगात्मक खेल कहते हैं जिसमें एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, और सहचार्यात्मक खेल भी उसको कहते हैं। आगे है खेल जो नियमों से बंधे होते हैं। क्या कहा जा रहा है? खेल जो नियमों से बंधे होते हैं, उनके पूर्व से ही नियम निर्धारित होता है। बार बार क्या आ रहा है? नियम। तो वो कौन सा खेल होगा? प्रतीकात्मक खेल, संवेदी क्रियात्मक खेल, नियमबद्ध खेल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बार बार नियम आ रहा है, तो नियम किसमें है? नियमबद्ध खेल में भी नियम है, यानी कि सही जवाब होगा नियमबद्ध खेल। यानी कि जिसमें जो खेल जो नियमों से बंधे होते हैं, उनके पूर्व से नियम निर्धारित होते हैं, यानी कि नियमबद्ध खेल होगा। आगे है कि वह खेल जिसमें किसी पात्र का अभिनय या चरित्र अपनाकर खेला जाता है, निम्न में से कौन सा खेल है? तो प्रतीकात्मक खेल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक खेल कहते हैं। यानी कि ये सही जवाब होगा संवेदी क्रियात्मक, व्यक्ति खेल, इनमें से सभी नहीं। सही जवाब होगा प्रतीकात्मक खेल, जिसमें बच्चा पात्र का अभिनय करता है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का वो रोल करता है, अभिनय करता है। स्टूडेंट, छात्र का जो उदाहरण दे रहे थे वो प्रतीकात्मक खेल का उदाहरण है, जिसमें कि बच्चा उस पात्र का अभिनय करता है। एज ए डॉक्टर अपने आप को समझता है, एक टीचर अपने आप को समझता है। उस तरह के खेल को प्रतीकात्मक खेल कहते हैं। चलिए आगे है काल्पनिक खेल, जिसमें बच्चे किसी वस्तु की कल्पना कर खेलते हैं, वह क्या कहलाता है? संवेदी क्रियात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, नियमबद्ध खेल, एक से अधिक उत्तर है। तो देखिए काल्पनिक खेल जिसमें कल्पना वह करता है, एक टीन का डब्बा को वह एक मकान समझ लेता है, घर समझ लेता है। दादाजी के पीठ को बच्चे घोड़ा समझ लेता है। दादाजी के पीठ पर वह सवार हुआ, यानी दादाजी को ही घोड़ा समझना शुरू कर देता है। एक टीन का डब्बा है और उसको वह क्या समझ लेता है? घर समझ लेता है, यह घर है। तो इस तरह का जो खेल खेला जाता है उसको संवेदी क्रियात्मक खेल कहते हैं, क्योंकि वह संवेदना से जुड़ा होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में खेल का क्या महत्व है या महत्व निम्न में से कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास मतलब बच्चे में जानकारी का माने होना, उसके संज्ञान में आना। जब बच्चे खेलते हैं तब तो संज्ञानात्मक क्या हुआ? विभेद करना, सामान्यीकरण करना, नए ज्ञान का सृजन करना, या उपरोक्त में सभी। यानी कि सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत विभेद करना, दो वस्तुओं में अंतर को खोजना, सामान्यीकरण करना, बिल्कुल कोई जटिल वस्तु है उसको सामान्यीकृत करना, नए ज्ञान का सृजन होना, और इन सब से बच्चे में नए नए ज्ञान विकसित होता है, सृजित होता है। यानी सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। खेल से बच्चों में निम्न में से कौन सा गुण विकसित होता है? कल्पना शक्ति यानी कल्पना करने की शक्ति, दैनिक स्थितियों से जूझने में मदद करने की शक्ति, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्या होगा? उपरोक्त दोनों, क्योंकि बच्चों खेल से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, वह कल्पना कर सकने का में सक्षम होता है, दैनिक स्थितियों से जूझने में मदद करता है, करने की शक्ति उसमें होता है। इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। बच्चों को, अगला प्रश्न है कि बच्चों को खेल के लिए एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं? एक शिक्षक हम हैं और हमारा कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए इस आंसर को हम लोग VVI कहेंगे, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि शिक्षक से रिलेटेड, क्योंकि हम शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हेतु ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी भी इस तरह का जो प्रश्न करेगा कि हम शिक्षक हैं और उसमें भी प्रधान शिक्षक होने जा रहे हैं, एक संस्थान का हेड होने जा रहे हैं, प्रधान होने जा रहे हैं, और उस नाते डिसीजन लेना, बच्चों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना एक शिक्षक का जिम्मेवारी और कर्तव्य होता है। इसलिए कर्तव्य और जिम्मेवारी से रिलेटेड जो प्रश्न रहा है वह इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह का प्रश्न खूब अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक शिक्षक का काम क्या? खेल का कालांश यानी खेल का पीरियड, खेल पीरियड जिसको कहते हैं, सुनिश्चित कर उसका उपयोग खेल के लिए करके हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। आगे है कि बच्चों को गतिविधियों जैसे कागज काटना, चिपकाना, मिट्टी से खेलना जैसे मुक्त खेलों को बढ़ावा देकर उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। विषय परक खेल यानी विषय वस्तु से रिलेटेड खेल या गतिविधियों के आयोजन करके उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एक शिक्षक बच्चों को खेल के लिए मोटिवेट कैसे कर सकता है, तो खेल के कालांश यानी खेल का जो पीरियड अगर नहीं है तो उसको सुनिश्चित कीजिए, और करके उस पीरियड में खेल ही कराना है। बच्चों की गतिविधियों जैसे कागज काटना, चिपकाना कागज को, मिट्टी से खेलना, ये सब मुक्त खेल है। मुक्त खेल क्या क्या है? कागज काटना, चिपकाना, मिट्टी से खेलना। तो इसको बढ़ावा देना ताकि इससे बच्चा क्या हो,
बच्चा में सृजनात्मकता का गुण का विकास हो, संज्ञानात्मक कौशल का विकास हो, वह जान सके, विषय परक खेल, विषय वस्तु से रिलेटेड गतिविधियों का आयोजन करके बच्चे को उस गतिविधि में मन भी लगता है, आनंद, अपने आप को आनंदित वह महसूस करता है ना। तो ये सब अगर एक शिक्षक होने के नाते अगर इस तरह का हम आयोजन करते हैं तो बच्चे अभिप्रेरित हो जाएंगे और खेलने में उनको मन लगेगा, और जब वह खेलेगा तो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। चहुमुखी विकास की अगर कल्पना करते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते कि हमारे बच्चे का चहुमुखी विकास हो, बहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, तो इस स्थिति में बच्चे को खेलने के लिए अभिप्रेरित करना होगा, मोटिवेट करना होगा। आगे है कि शिक्षक के द्वारा खेल के प्रति सकारात्मक सोच का प्रदर्शन निम्न में से कौन सा विकल्प में है? सकारात्मक सोच यानी खेल को बढ़ावा देना, बच्चों को मोटिवेट करना, तो बेवजह रोक टोक नहीं लगाना। अब कोई बच्चा खेल रहा है, हम लोग गए डांट दिए, ए बाबू खेलो मत, ये नहीं करना। उसके बदले में रोक टोक लगाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना, ठीक है खेलो। लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर बच्चों को वैकल्पिक सोच के प्रति प्रेरित करने का प्रयास करना। अमूमन देखते हैं कोई बच्ची खेल रही है तो घर के लोग, अभिभावक कहते हैं तुम बच्ची हो और बच्ची खेलने जाती है घर से बाहर। तो ऐसी अवधारणा को बदलना होगा। जाति पर भी, वर्ग के आधार पर या संस्कृति से जुड़े रूढ़िवादी जो सोच है उसको, उस अवधारणा को बदलना होगा। अगर वैसे हम बदलते हैं तो वो हमारा क्या होगा? सकारात्मक सोच होगा। इसके साथ साथ अगर बच्चा खेल रहा है तो कभी कभी क्या करते हैं शिक्षक, वन साइडेड हो जाते हैं, किसी का पक्ष लेना शुरू कर देते हैं, तो वो खेल नहीं होता है। दूसरी बात, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो शिक्षक या अभिभावक क्या करते हैं, उसको जीत हार में तब्दील करवा देते हैं। अब जो बच्चा जीतता है वह तो खुश हो जाता है, लेकिन जो हारता है वह दुखी हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बच्चे के लिए जीत हार का जहां सवाल आ गया तो वह फिर खेल नहीं रहता है, इसलिए वो भावना नहीं लाना है। तो सकारात्मक सोच के अंतर्गत ये सभी बातें आती है, इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। आगे है कि भाषाई और भावात्मक विकास। देखिए, भाषाई और भावात्मक विकास यानी भाषा के क्षेत्र में भी समृद्धि लाई जा सकती है खेल के माध्यम से। तो वही प्रश्न है कि भाषाई और भावात्मक विकास हेतु निम्न में से कौन सा आयोजन करना चाहिए? एक शिक्षक के नाते हमें क्या आयोजन करना चाहिए विद्यालय में बच्चों के बीच, जिससे क्या हो, बच्चा में भाषाई विकास हो और भावनात्मक विकास हो। बच्चों को कहानियां सुना करके या फिर वार्ताएं सुनाना और कहानी और वार्ता के आधार पर नाटक का आयोजन करवाना, स्थानीय खेल गीत एकत्रित करके कक्षा में उसका उपयोग करना, रोज कुछ समय के लिए या सप्ताह में एक बार गपशप करने के लिए समय का निर्धारण करना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगर हम एक शिक्षक हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे का भाषाई विकास हो, बच्चे का भावनात्मक विकास हो, भावनात्मक रूप से वह डेवलप करे, इंक्रीमेंट करे,
वृद्धि करे, भावनात्मक वृद्धि नहीं, विकास होगा। यहाँ शारीरिक वृद्धि होता है जबकि भावनात्मक विकास होता है। हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर देख चुके हैं। तो उसके लिए हमें बच्चे को कहानियां सुनाना होगा, वार्ताएं सुनानी होगी, और इस कहानी और वार्ता के आधार पर नाटक का आयोजन कराना होगा, जिससे बच्चे क्या होगा, बोलना सीख जाएगा, भाषा में समृद्धि आ जाएगी। स्थानीय खेल गीत एकत्रित कर कक्षा में उसका उपयोग करना है। रोज कुछ समय के लिए या सप्ताह में एक बार गपशप, बच्चों को बातचीत करवाना है, और शिक्षक वहां पे सुनेंगे, देखेंगे। जहां पे उनसे कुछ अगर गलतियां होती है तो वहां पे सुधार करवाएंगे। इससे क्या होता है कि जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, तो वो अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं, उसमें भावना का विकास होता है, भावनात्मक रूप से वह सुदृढ़ होता है। तो इन सब का निर्धारण करने से क्या होता है, ये सब आयोजन करने से बच्चे भाषाई और भावनात्मक रूप से वो विकसित करता है। आगे है कि शिक्षक को बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करने के लिए, क्या है, संज्ञानात्मक विकास करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। शिक्षक का एक जिम्मेवारी है, क्या करना चाहिए। ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षक से रिलेटेड है, जो शिक्षक का कर्तव्य है। तो बच्चों को उनकी खोज समझने में मदद करना चाहिए, बच्चों को खोज के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो बच्चों की रुचि और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार हो, यानी उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक शिक्षक का बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करने के लिए, अगर बच्चा कोई खोज रहा है, कुछ सीख रहा है, तो खोजने और सीखने में एक शिक्षक को मदद करना चाहिए, और बच्चों को खोज के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चे को करके सीखने का मौका देना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए। जब वह कोई कुछ कर रहा है, कुछ खोज रहा है, तो उसके खोजने में शिक्षक को प्रेरक की भूमिका निभाना चाहिए। ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो बच्चे की रुचिकर लगे, बच्चे की जिसमें रुचि हो और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार हो। उसका जो लेवल है, मानसिक स्तर, जिससे उसमें संज्ञानात्मक स्तर में सुधार हो, उसके ज्ञान में वृद्धि हो, संज्ञान में वृद्धि हो, जानकारी में वृद्धि हो, ऐसी गतिविधियों का आयोजन एक शिक्षक को करवाना चाहिए, उसमें संज्ञानात्मक विकास करने के लिए। आगे है कि बच्चे के सामाजिक कौशल का विकास। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, बच्चे एक सामाजिक प्राणी हैं, बच्चे समाज में ही रहेंगे, बच्चे समूह में ही रहेंगे, और वह रहना भी पसंद करता है, समूह के साथ खेलना भी पसंद करता है। लेकिन एक शिक्षक, एक अभिभावक बच्चे को वहां रोकता है, खेलने मत जाओ। तो इस तरह से उसके सामाजिक कौशल का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि बच्चे के सामाजिक कौशल का विकास सहयोग करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। बच्चों के समूह के बीच संप्रेषण के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। संप्रेषण का मतलब कि जब बच्चे समूह में रहते हैं तो वो संप्रेषित करते हैं, बातचीत करते हैं। बच्चों को सहकारी खेल खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सहकारी मतलब एक साथ, जिसमें सहयोग करने की भी भावना होती है। हार जीत वाले खेल के बजाय खेल का आयोजन करना जिसमें आपसी सहयोग और आनंद हो।
हार जीत वाला खेल बराबर बताते हैं, चर्चा कर रहे हैं, हार जीत वाले खेल को खेल नहीं समझा जाता है। उपरोक्त सभी, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण बच्चे के सामाजिक अगर कौशल का विकास करना है तो एक शिक्षक को बच्चों के समूह के बीच संप्रेषण के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों को सहकारी खेल खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हार जीत वाले खेल के बजाय एक खेल का आयोजन जिनमें आपसी सहयोग और क्या हो, आनंद हो, ऐसे खेलों को खिलवाना चाहिए। चलिए आगे है, खेल से बच्चे निम्न में से किन कौशलों का विकास अपने अंदर कर पाते हैं? बच्चे में कौन कौन कौशल आता है? सहयोग, समूह निर्माण या निर्णय लेना, नियम निर्माण और अभिव्यक्ति, स्व अनुशासन, चुनौतियों को स्वीकार करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण खेल से बच्चों में सहयोग करने का जो कौशल होता है उसका विकास होता है। समूह निर्माण, बच्चे जब खेलने जाते हैं तो दो टीम में बढ़ जाते हैं, दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दो समूह में बढ़ जाते हैं। और निर्णय लेना, खेल में निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। निर्णय लेने वाला जो कौशल होता है उस कौशल का विकास होता है। नियम निर्माण, खेल में तो नियम होता है कि ये नियम का पालन करना पड़ेगा और बच्चे नियम का पालन भी करते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी होती है, बच्चे अपनी बात को अपने सहयोगियों के साथ, साथी खिलाड़ियों के समक्ष रखते हैं। स्व अनुशासन सबसे बड़ा चीज है। खेल में बच्चे उस अनुशासन में रहते हैं, नहीं तो फिर उसको खेल से आउट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। चुनौतियों को भी स्वीकार करता है, अगर इतना स्कोर कर दिया तो फिर उससे ऊपर भी हमें जाना है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी आंसर होगा। अब है कि निम्न में से सत्य कथन की जांच करें। खेल बच्चों के संज्ञानात्मक, देखिए निचोड़, अभी तक हम लोग जो भी सीखे आज के क्लास में उसी का निचोड़ है कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब सही है या गलत है? खेल बच्चों के संपूर्ण एवं संतुलित विकास का अहम साधन है। प्रत्येक खेल बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्व रखता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसलिए कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। बच्चे हर क्षेत्र में विकास करता है, हर कौशल का उसमें विकास होता है। खेल बच्चों के संपूर्ण एवं संतुलित विकास का अहम साधन है, माध्यम है। प्रत्येक खेल बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्व रखता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।